स्टूडेंट्स आज हम जो किंगडम प्लांटिया का जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वन इज एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के किंगडम प्लांटिया के जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता जब हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ हायर प्लांट्स की तरफ हम जाएंगे तो सीड एवॉल्व हो चुका था। सबसे पहले वस्कुलर बंडल एवॉल्व हुए, फिर लीव्स भी इवॉल्व हुए, देन सीड्स की फॉर्मेशन हुई और फाइनल स्टेज में जाके फ्लावर्स की फॉर्मेशन हुई। हम सीड्स को आज देखेंगे कि सीड कैसे बनना शुरू हुए एवोल्यूशन के साथ। तो वो प्लांट जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं उनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा का वर्ड यूज किया जाता है, स्पर्मेटो का वर्ड यूज किया जाता है सीड के लिए, फाइट्स का वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। ऑलमोस्ट जो सीड की एवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारे पास लेट डिवोनियन पीरियड बनता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्राइब हुआ है, वहां पर जो लेट डिवोनियन पीरियड है 390 मिलियन ईयर्स अगो, उस वक्त एवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट के प्लांट्स के अंदर सीड नहीं पाया जाता था। कंप्लीट सीड जो बना वो ऑलमोस्ट 360 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन हुई कंप्लीट सीड की। अब कंप्लीट सीड की फॉर्मेशन के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो स्टेप्स कौन कौन से आते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड में। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट वन इज एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। सबसे पहले जो स्पोर पाए जाते थे, जो प्लांट जो थे वो होमोस्पोरस थे। होमोस्पोरस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं और नए स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है। हेटेरोस्पोरी वाली कंडीशन अगर हम देखें, जो टेरिडोफाइट्स थे, फर्ज की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या हुआ कि दो तरह के स्पोर्स बनना शुरू हुए। वो दो तरह के स्पोर्स कौन कौन से थे? एक थे माइक्रोस्पोर और एक थे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और द मेल स्पोर एंड द मेगा का वर्ड यूज किया जाता है फीमेल स्पोर्स के लिए। अब माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते थे वो था माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते थे वो थे मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम। तो वो प्लांट का ऑर्गन या वो प्लांट जो माइक्रोस्पोर बना रहा है वो माइक्रोस्पोरोफाइट होगा और जो मेगास्पोर बना रहा है वो मेगास्पोरोफाइट होगा। सेकंड जो स्टेप है हेटेरोस्पोरी के बाद, दो तरह के स्पोर्स बनाने के बाद, वो है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनना शुरू हो गए, लेकिन स्टार्ट में मेगास्पोर डिस्पर्स होते थे माइक्रोस्पोर की तरफ। बाद में क्या हुआ, उनकी रिटेंशन होना शुरू हो गई, मतलब वो वहीं पे स्टिल होना शुरू हो गए, एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि वो मेगास्पोरेंजियम से बाहर जाना उन्होंने छोड़ दिया। और ये किसके अंदर हुआ? फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था दैट वन इज स्लेजिनेला, जिसके अंदर रिटेंशन स्टार्ट हो गई मेगास्पोर की, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही उसने बाहर जाना छोड़ दिया। देन थर्ड स्टेप की तरफ अगर हम जाएं दैट वन इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो बना है, मेगास्पोरेंजियम के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हो गई, यानी मेगास्पोरेंजियम सेंटर में बना, उसके जो ब्रांचेस थी वो फ्यूज होना शुरू हो गई और उनकी फ्यूजन से उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हो गई, जो कि मेगास्पोरेंजियम को रिटेन रखने में ज्यादा हेल्पफुल हुई। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर थी इसको बाद में चलकर नाम दिया गया इंटेगुमेंट का। तो हम ये कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम इज नाउ बेसिकली इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मतलब उसके बाद इंटेगुमेंट आ गई, इंडेसेंट से मुराद ये है कि वो अब यहीं पर रिटेन रहेगा और स्ट्रक्चर जो मेगास्पोर है वो बनता किसके अंदर है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। बेसिकली सीड के पास यही क्वालिटीज होती हैं कि वो इंटेगुमेंटेड होता है, कवर्ड होता है और वो रिटेन होता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर, डिस्पर्स नहीं होता सीड बनने से पहले, और वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है दैट वन इज मेगास्पोरेंजियम। फोर्थ स्टेप की तरफ अगर हम जाएं दैट वन इज रिडक्शन ऑफ सिंगल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। पहले जो मेगास्पोर थे वो डिस्पर्स हो जाते थे, जितने तादाद में ज्यादा होंगे इतना फायदा होगा, लेकिन अब मेगास्पोर ने स्पोरेंजियम के अंदर रहना है,
मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस से बनते हैं 4 मेगास्पोर। अब 4 मेगास्पोर में यहां पर रहना है, उनके दरमियान में कंपटीशन होगा। कंपटीशन फूड के लिए होगा, वाटर के लिए होगा, मिनरल्स के लिए होगा, उन्होंने आगे डेवलप करना है। कंपटीशन फॉर स्पर्म भी होगा। अब ये कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए क्या आता है कि 4 मेगास्पोर जो बने हैं, उन 4 में से 3 मेगास्पोर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिर्फ एक मेगास्पोर जो होगा वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के स्टेप की तरफ जाना शुरू होगा। इससे ये होगा कि एक मेगास्पोर से एक सीड की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ स्टेप के बाद हम फिफ्थ स्टेप को अगर देखें, दैट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मेगास्पोर से बनता है। एम्ब्रियो सैक हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट होता है जिसके साथ आके पोलन ग्रेन में से स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर ने फॉर्मेशन करनी है। 4 मेगास्पोर थे, 4 से अब क्वालिटी कौन सी वाली आ रही है, 1 मेगास्पोर आगे तक रहेगा। उस 1 मेगास्पोर के अंदर 3 बार माइटोसिस होगी। अब 1 मेगास्पोर है, उसके अंदर एक बार माइटोसिस होती है, 2 सेल बनते हैं, फिर से एक बार माइटोसिस होती है, 2 और सेल बनते हैं, 4, और थर्ड टाइम जब माइटोसिस होगी तो हर सेल फिर से माइटोसिस करेगा जिसके नतीजे में टोटल 8 सेल बनेंगे। अब 8 सेल जो होंगे वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेंगे, यानी 3 सेल ऊपर होंगे, 3 सेल नीचे होंगे और 2 दरमियान में होंगे। ऊपर वाले 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे वाले 2 साइनर्जिड्स होते हैं, और उनमें से एक जो होता है वो एग सेल होता है जो कि आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन में वर्क करता है। और सेंटर वाले जो 2 होते हैं ये फ्यूज होते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस कहलाते हैं। एक स्पर्म की फर्टिलाइजेशन आके इनके साथ भी होती है। ये डिटेल में हम आगे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में। यहां पर सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक हो चुका है, मतलब मेगास्पोर से गैमीटोफाइट जो बनेगा वो यहीं पर इंटेगुमेंटेड एरिया में ही बनेगा, वो कहीं बाहर जाके नहीं बनेगा। फाइनल स्टेप की अगर हम बात करें, दैट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टिल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम हमारे पास ये बन गया है जिसको बाद में ओवरी का नाम भी दिया जाता है, इसके अंदर ओव्यूल या मेगास्पोर बनता है। अब इसका जो डिस्टिल एंड है, अपर जो एंड है, वो इस तरह से मॉडिफाई होगा, जब उसके इंटेगुमेंट फ्यूज करेंगे वो इस तरह से मॉडिफाई होगा कि वो अपने आप को इस काबिल बना सके कि जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमीटोफाइट उस तक आता है तो वो उसको अच्छे से रिसीव कर सके। रिसीव करने के लिए वो अपने डिस्टिल एंड को अच्छे से बनाता है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म हम डिटेल से देखेंगे कि स्टाइल और स्टिग्मा की फॉर्मेशन हो जाती है ओवरी से ऊपर। अब होता क्या है कि ये डिस्टिल एंड क्यों मॉडिफाई हुआ, जब ये पोलन ग्रेन को अच्छे से कैप्चर करेगा तो पोलन ग्रेन के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो यहां से नीचे पोलन ट्यूब बनाएगा जो कि स्पर्म को सेफली लेके जाएंगे मेगास्पोर तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और उसके नतीजे में सीड बने। ये करैक्टर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं प्लांट्स और इनको वाटर की जरूरत भी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। विदाउट वाटर ये इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई और ये फॉर्मेशन तकरीबन 365 मिलियन ईयर अगो कंप्लीटली हो चुकी थी लेट डिवोनियन पीरियड में। इस तरह से सीड की फॉर्मेशन हुई। एंजियोस्पर्मिया के अंदर भी कंप्लीट सीड बन चुके थे और जो उससे पहले वाले जिम्नोस्पर्मिया हैं उनके अंदर भी सीड कंप्लीटली पाए जाते थे। शुक्रिया।